प्यारे बच्चों, आपका अपने ही चैनल में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है उसके फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस और एसरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध डैश अर्थव्यवस्था से है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्टडी करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समष्टिगत की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डैश से हुई है, जिसका अर्थ है। तो जो समष्टि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से हुई है और जिसका अर्थ है बड़ा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समष्टिगत तथा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र दोनों की मान्यता डैश प्रतियोगिता पर आधारित है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो दोनों की दोनों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पर आधारित है। दोनों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मान्यता लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र डैश अभिमुखी है। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो आय अभिमुखी है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। तो जो मेन डिस्कशन होता है वो आय व रोजगार पर होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, रोजगार सिद्धांत का अध्ययन डैश में किया जाता है। तो जो रोजगार सिद्धांत अभी हमने किया था, समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का अध्ययन किया जाता है। तो जो आंसर होगा कि रोजगार सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य कीमत स्तर विश्लेषण का संबंध अर्थशास्त्र से है। तो अगर कीमत सिद्धांत की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, लेकिन जब हम सामान्य कीमत की बात करें तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश की समस्या समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक उदाहरण है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। तो जो आंसर होगा वो बेरोजगारी होगा। फर्म के कीमत स्तर का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि आय बेरोजगारी के बारे में, रोजगार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। 8, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चरों को डैश माना जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि चरों को स्थिर माना जाता है, कांस्टेंट माना जाएगा। आगे जो एसरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। एसरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन समझते हुए हमें इन 4 चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ए ऑप्शन हम तब चूज करते हैं जब ए और आर दोनों ही सत्य है, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों ही सत्य है और तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी ऑप्शन हम तब चूज करते हैं जब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे को रिलेट नहीं करते, यानी कि जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। सी ऑप्शन हम तब लेते हैं जब ए यानी कि अभिकथन तो सत्य होता है लेकिन जो आर है वो असत्य यानी कि गलत होता है। और डी ऑप्शन हम तब लेते हैं जब ए असत्य होता है लेकिन जो तर्क है वो सत्य होता है। तो अब क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभिकथन। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता एवं चुनाव की समस्या का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही है। तर्क दे रखा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करता है। ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं करता। दोनों ही सत्य है और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। बी ऑप्शन सही होगा जो हमने अभी देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या एक समष्टि आर्थिक अध्ययन है। ये बिल्कुल सही है। जो समस्या बढ़ रही है पूरे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि सामान्य कीमत की जब हम बात कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तर्क इन्होंने दे रखा है, भारत में बढ़ती कीमतों की जो समस्या है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित एक आर्थिक मुद्दा है। ये सही है और इसलिए जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जब हम बात करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र में आता है और भारत में जो बढ़ती कीमत की समस्या है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शो कर रही है, इसलिए एक आर्थिक समस्या है। तो जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो उसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो सामूहिकता है यानी कि जो ग्रुपिंग है उसकी मात्रा समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में कम होती है। बिल्कुल सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी हम योग करते हैं, जोड़ करते हैं, लेकिन जो समूह है
जो जोड़ है वो छोटा होता है। जैसे उद्योग है, उद्योग में बहुत सारी फर्में होते हैं, उनका हम जोड़ते हैं। ऐसे ही बाजार है, बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता हैं, उनको हम जोड़ते हैं। लेकिन जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था यानी कि एक देश के बारे में स्टडी करती है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो सामूहिकता होती है वो कम होती है और समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिकता ज़्यादा होती है। तो जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है। सेकंड जो इन्होंने तर्क दे रखा है, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार मांग के समरूप है, ये बिल्कुल गलत है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो समग्र मांग होती है वो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी मांग होती है, जिसको हम कुल मांग बोलते हैं, वो होती है पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे एक देश के अंदर जो मांग होती है। जबकि जो बाजार मांग है वो किसी एक वस्तु की जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनकी मांग का जोड़ होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो बाजार मांग है और समष्टि अर्थशास्त्र में जो कुल मांग है वो दोनों अलग अलग हैं। तो जो आर है वो गलत है, लेकिन जो ए है वो सही है। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, समुच्चयन केवल समष्टि अर्थशास्त्र में ही शामिल है, ये गलत है। जो समुच्चयन यानी कि सामूहिकता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में ही शामिल होती है। क्योंकि अभी हमने देखा जो बाजार मांग है वो भी एक समूह का ही रूप है, उसमें बहुत सारे उपभोक्ता हैं। बस ये है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो सामूहिकता है वो बड़े लेवल की होती है और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो सामूहिकता है वो कम लेवल की होती है। किसी फर्म का उत्पादन एक समष्टि चर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। किसी फर्म के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वो समष्टि चर नहीं बल्कि व्यष्टि चर है। तो जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो गलत है। तो जब आर सही होता है और ए गलत होता है तो जो आंसर होता है वो डी होता है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 असरेशन में है, बचत एक व्यक्ति के लिए गुण है परंतु यह जरूरी नहीं है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी गुण हो, ये सही है। बचत करना एक व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, गुण है उसका, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर सभी व्यक्ति बचत करेंगे तो वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही हो, वो अवगुण का काम करेगी। क्यों? क्योंकि अधिक बचत का अर्थ होता है कम व्यय, कम मांग, इस प्रकार कम इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि अगर सभी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी व्यक्ति बचत करना शुरू कर देंगे तो उपभोग नहीं होगा, उपभोग की वजह से लोगों को आगे इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं होगी तो पुनः उनकी जो कंजप्शन है वो कम होगा। तो बचत एक व्यक्ति के लिए तो अच्छा गुण हो सकता है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा गुण नहीं हो सकता। तो जो ए और आर दोनों ही सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के एसेरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।